गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब हुआ गैमीट्स का फॉर्मेशन। ये दो तरह का हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब हुआ स्पर्म का फॉर्मेशन। ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और यदि ह्यूमन फीमेल में जो एग और ओवम इसका जो निर्माण होता है उसे हम कहते हैं oogenesis। चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो या फिर oogenesis, इसके अंदर 3 फेजेज होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो साइट कहाँ होगी? स्पर्मेटोजेनेसिस होगा टेस्टिस के अंदर, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां पर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस है उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है और साथ में कुछ सेल्स पाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। दो तरह की सेल्स थी, एक सोमेटिक सेल्स यानी कि सर्टोली सेल्स जो कि इनको नरिश करने का काम करती है, और जो जर्मिनल एपिथेलियम है ये आगे स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी यानी कि स्पर्म के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। इसकी शेप होती है क्यूबॉइडल, जिसे हम कहते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स। प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो है ये आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करेगी, और जो सर्टोली सेल है वो स्पर्म के डेवलपमेंट के लिए, मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्म जो है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, सेकेंड स्पर्मेटोसाइड, वो स्ट्रक्चर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें मिलती है। तो कैसे निर्माण होता है? सबसे पहले है प्रीमोडियल जर्म सेल जिसके अंदर होता है माइटोसिस, और माइटोसिस से इससे बनती है स्पर्मेटोगोनिया। प्यूबर्टी की स्टेज तक, बर्थ से प्यूबर्टी स्टेज जो है वो होती है करीब 14 ईयर तक, 13 से 14 साल में मैच्योरिटी आने लगती है और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होने लगता है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इनके अंदर फर्दर माइटोसिस होता है और इनके नंबर बढ़ाए जाते हैं। फिर इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया है वो आगे नेक्स्ट स्टेज में एंटर करती है। तो हम कह सकते हैं कि दो तरह की स्पर्मेटोगोनिया है, ए एंड बी। एक वो स्पर्मेटोगोनिया जो कि आगे माइटोसिस की बजाय म्यूसिस में एंटर करेगी, और कुछ स्पर्मेटोगोनिया फिर नंबर बढ़ाएगी माइटोसिस के थ्रू। तो इन जो स्पर्मेटोगोनिया है इनके अंदर अब ग्रोथ फेज आती है, यानी कि इनका साइज बढ़ता है, और फिर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक ये 2n होती है और इसमें क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 46। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है और इससे 2 सेल्स बनती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहां पर अब क्रोमोसोम के नंबर हो जाएंगे 23, हाफ हो जाएंगे। सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है इसके अंदर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर, और 4 सेल्स बनती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड। इसके अंदर भी क्रोमोसोम की संख्या 23 ही होती है। स्पर्मेटिड से, स्पर्मेटिड जो है वो राउंडेड सेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, इससे स्पर्म का निर्माण होता है जो कि मोटाइल होता है, जिसके पीछे फ्लैजेला पाया जाता है यानी टेल पाई जाती है और ऊपर एक हेड पार्ट पाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण, मैच्योरेशन, इसे हम डिफरेंशिएशन या स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आगे इस बारे में देखेंगे। इसमें और आप अच्छे से देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस करके एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बनाती है और कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। उनके अंदर होता है म्यूसिस फर्स्ट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है म्यूसिस फर्स्ट, और फिर उससे बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है म्यूसिस सेकेंड, और इससे 4 सेल्स बनती है जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटिड, जिसमें क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 23। इन स्पर्मेटिड के अंदर अब डिफरेंशिएशन होता है। इस घटना को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, और ये स्पर्म का निर्माण होता है। तो 3 फेजेस थी, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि सेल्स के नंबर बढ़ाए जाते हैं, ग्रोथ फेज यानी कि सेल का आकार में परिवर्तन होता है, और फिर होती है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज के अंदर म्यूसिस फर्स्ट और म्यूसिस सेकेंड की घटना होती है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। स्पर्मेटोजोआ से
जो स्पर्मेटिड बनता है इस घटना को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या इसको कई बार स्पर्मेटिलियोसिस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो स्पर्म्स हैं ये सर्टोली कोशिकाओं के अंदर धंसे रहते हैं। जो सर्टोली सेल्स हैं वो इनको नरिशमेंट प्रदान करती है और स्पर्म इनके अंदर धंसे रहते हैं। और स्पर्म जब सर्टोली सेल से बाहर रिलीज कर दी जाते हैं, इस घटना को कहते हैं स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब इनको रिलीज कर दिया जाता है स्पर्म्स को, तो इसे कहते हैं स्पर्मिएशन। हार्मोनल कंट्रोल की बात करेंगे तो सबसे मेन कंट्रोलर है हाइपोथैलेमस, जो कि जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यहाँ से जब ये रिलीज होते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करते हैं और वहाँ पर ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, एलएच और एफएसएच। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हमने कहा है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि लीडिंग सेल पर वर्क करता है और लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सर्टोली सेल्स जो हैं वो एफएसएच के कंट्रोल में वर्क करती है और ये दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करती है। एक होता है एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन से बाइंडिंग करता है और इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है। और दूसरा इनहिबिन का सिक्रेशन करता है, जो कि ये फीडबैक इनहिबिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर तो स्पर्मेटिड का निर्माण होगा जो कि अनडिफरेंशिएटेड होगा, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में जो आपका स्पर्मेटिड है ये स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म में चेंज होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज और डिफरेंशिएशन फेज होती है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 4 स्पर्मेटोजोआ का निर्माण करती है, जबकि स्पर्मियोजेनेसिस में एक स्पर्मेटिड है वो डेवलप होता है एक स्पर्मेटोजोन के अंदर। अब हम बात करें स्पर्मेटोजोन यानी स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में उसके ऊपर एक हेड पार्ट होता है, बीच में छोटा सा नेक पार्ट होता है और फिर मिडल पीस है और टेल पार्ट होता है। स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर करीब 24 से 48 आवर्स तक जीवित रह सकता है, उसके बाद में उसकी डेथ हो जाती है। यदि इस दौरान इससे एग मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन की घटना होती है। तो हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हेड, इसका हेड है स्पर्म का, यहाँ पर पाया जाता है एक्रोसोम, ये गोल्जी बॉडी का बना होता है और इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पेशली हाइल्यूरिडेज एंजाइम, जो कि लाइसिस करता है एग के जो ऊपर की कवरिंग होती है उनको लाइसिस करने का काम करता है। और इस एंजाइम का दूसरा नाम है स्पर्मलाइसिन या फिर हाइल्यूरिडेज एंजाइम, जो कि लाइसिस करने का काम करता है फर्टिलाइजेशन के समय। हेड के इस पार्ट में आगे आप देखेंगे तो यहां पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ में कुछ मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में साइटोप्लाज्म की लेयर पाई जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बहुत शॉर्ट पार्ट होता है जो मिडिल पीस और हेड के बीच में होता है, नेक पार्ट। इसके अंदर 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड एक डिस्टल सेंट्रियोल। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है क्लीवेज के टाइम, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये एक्सियल फिलामेंट के बनाने में, निर्माण में हेल्प करता है। देखिए तो सेंट्रियोल है ये इसका फंक्शन होता है जब क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के दौरान मूव करते हैं एक पोल से दूसरे पोल की तरफ, तो ये जो फाइबर बनते हैं, तंतु बनते हैं, इनके निर्माण के लिए सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरा, ये सेंट्रियोल जो है ये जो 9+2 अरेंजमेंट होता है फ्लैजेला का, उसके निर्माण के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं मिडल पीस की, तो मिडल पीस जो है यहां पर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्पाइरल लेयर।
ये माइटोकॉन्ड्रियल जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर पाए जाते हैं, इसे कहते हैं मिडल पीस। और ये पावर हाउस होता है, ये स्पर्म को मोटाइल बनाता है, एनर्जी देता है ताकि स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में मूव कर सके और ओवम तक पहुंच सके। यहां पर ये जो मिडल पीस है इसके ऊपर जो शीट पाई जाती है इसे कहते हैं मैंचेट शीट। आगे बात करते हैं टेल की, तो लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है, इसके बीच में पाया जाता है एक्सियल फिलामेंट और इसका कुछ हिस्सा है जो जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, जबकि कुछ हिस्से पर सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म की हल्की सी लेयर पाई जाती है। तो जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है इसे कहते हैं एंड पीस। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है स्पर्म की, जिसमें यहां पर हेड में एक्रोसोम पाया जाता है और पाया जाता है न्यूक्लियस। नीचे ये नेक पार्ट जहां पर पाया जाता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। फिर यहां से निकलता है एक्सियल फिलामेंट और इस एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की लेयरिंग जो बनाता है मिडल पीस। इस मिडल पीस से आगे एक्सियल फिलामेंट है, ये इसकी टेल पार्ट बनाता है। यहां पर टेल पार्ट में इसके चारों तरफ ये फाइबर शीट प्रेजेंट होती है और इसका जो लास्ट पीस है इस पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, इसे कहते हैं एंड पीस।